जय हिंद माय डियर गाइस। मैं जीके गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं रोजमर्रा की तरह कुछ साइंस के क्यूज लेके चल रहा हूं। इनमें देखेंगे आप बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज हैं जो कि क्लास 10th और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी SRC ये क्या होती है? ये SRC लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी की जाती है। यानी यदि लड़का है तो उसको लड़की बनाने के लिए ये सर्जरी की जाती है, यदि लड़की है तो उसको लड़का बनाने के लिए ये परिवर्तन किया जाता है। तो ये सबसे पहले 1930 में 1930 में बर्लिन की एक एलवे लिली का ऑपरेशन हुआ था और उसे पुरुष से स्त्री बनाया गया था और वो सक्सेस हुआ था। तो अभी काफी ये इंडिया में भी चल रहा है, ये इस तरह की सर्जरी होती रहती है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विच टाइप ऑफ हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। यानी ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स क्या है? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सिन। तो ये हार्मोन्स क्या क्या काम करते हैं वो देखते हैं हम। पहला वाला जो एस्टेरोन है, ये एस्टेरोन ये सेकेंडरी सेक्सुअल है। जैसे आप देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है, लड़की हो या लड़का हो, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है कि लड़का है या लड़की है। तो ये उसकी आवाज से मालूम पड़ती है। जब 5-6 साल का बच्चा होगा, 6-7 साल का, तो उसकी आवाज से मालूम पड़ेगी कि लड़की है या लड़का है। लड़की की आवाज क्या होगी? कुछ भारी होगी, और लड़की की आवाज क्या होगी? कुछ पतली होगी। लेकिन उसके बाद जब लड़कियों में 10 से 12 साल, लड़कों में 13 से 14 साल, ये उनके जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देखिए, जो लड़कियां हैं उनके स्तन में कुछ चेंजिंग आना शुरू हो जाता है, लड़कों में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। लड़कों के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसमें क्या होता है? टेस्टी, और लड़कियों में क्या होती है? ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओवम है, यानी ओवा है, जो अंडा है, वो जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही मां के पेट में ही स्थापित हो जाते हैं। लेकिन लड़के के अंदर ये कार्रवाई उसके वयस्क होने के बाद होती है और ये लगातार होती रहती है। यानी लड़के के अंदर टेस्टिज के अंदर जो हार्मोन्स है, जो बनता है, सीमन बनता है, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन लड़की के अंदर, वुमेन्स के अंदर, ये एक लिमिटेड होता है और इसकी एक ये कितना होना है उतना एक निर्धारित होता है। और उसके बाद में जब वो वेस्टेज होने के बाद में, खत्म होने के बाद में क्या होता है, वो जो ओवम बनता है वो खत्म हो जाता है। यानी एक स्टेज ऐसे आती है जबकि स्त्रियों के अंदर ओवम बनना खत्म हो जाता है और उस टाइम पर उनका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा और बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। यानी उस स्त्री के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं, ये वाला जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है? एक सेकेंडरी सेक्सुअल है। इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। किसके अंदर होता है? ये ओवरी के अंदर है। जो लड़की है उसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या है? बढ़ने लगते हैं। यानी इसमें स्तन का बढ़ना और मेंस्ट्रुएशन।
ये शामिल है। नेक्स्ट जो इनका हार्मोन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। जब मां के अंदर बच्चा होता है, मां के पेट के अंदर बच्चा होता है, तो लगभग 9 महीने 10 दिन के बाद में लड़की पैदा होती है और लगभग 9 महीने के अंतराल में लड़का पैदा होता है। इसके अंदर जब मां के अंदर पेट के अंदर जो भ्रूण होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ये वाला हार्मोन्स क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। यानी प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो, यानी भ्रूण को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर मां के लिए जब बच्चा पेट में है, उसके चाहे लड़का है या लड़की है, उसको क्या चाहिए, खाने के लिए विटामिन चाहिए, उसके न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कैसा होना चाहिए, उसके ताकतवर आपका भोजन होना चाहिए। तो इसके लिए माता के लिए क्या चाहिए, जिंक और आयरन। जिंक और आयरन की कमी को माता का, यदि पेट में शिशु है तो उसको पूरा करने के लिए जिंक और आयरन देना चाहिए। नेक्स्ट वाला है रिलैक्सेन, यानी नाम से मालूम पड़ता है रिलैक्स। यानी माता के पेट में जो बच्चा होता है एक झिल्ली में लपेटा हुआ होता है। एक झिल्ली में ये बच्चा होगा जिसको हम बोलते हैं, झिल्ली को मेम्ब्रेन को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इस झिल्ली के अंदर बच्चा रहता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसका जो सिर है वो ऊपर की साइड में होगा और नीचे की साइड में उसके पैर वगैरह होते हैं। डिलीवरी के टाइम पर ये हार्मोन्स क्या करता है, इस बच्चे को रोटेशन देता है। यानी नीचे की साइड में जहां पर वेजिना है, यानी गर्भाशय का जो छोर है जहां से बच्चा एक्साइट होना है, बाहर निकलना है, एग्जिस्ट होना है, उस साइड में क्या आना चाहिए, सिर आना चाहिए, जिससे कि आराम से बच्चे की डिलीवरी हो सके। अमूमन क्या होता है, नहीं आ पाता है तो क्या करते हैं, इसका डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद में इसको पेट से निकालते हैं। इसके अंदर यदि माता के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन की कमी है तो बच्चा इस तरह से रोटेट नहीं हो पाता है। बच्चा रोटेट नहीं होगा तो कभी कभी क्या होता है, पैर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैर पहले आते हैं, पैर पहले आते हैं। तो इस तरह की प्रथा है गांव के अंदर, जिस बच्चे के पैर पहले आए हैं उसको हम बोलते हैं विषम पावन, यानी उसके पैर पहले आए हुए हैं। तो ऐसी प्रथा लगी हुई है कि यदि किसी कमर में कहीं पर दर्द हो रहा है तो उससे लात लगवाते हैं, एक लात मारते हैं, मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और वो ढूंढा करते हैं कि भाई कौन बच्चा उल्टा पैदा हुआ है। तो ये चीज किसकी वजह से होती है, यदि इसमें इस एंजाइम इसकी कमी है, हार्मोन की कमी है, रिलैक्सिन की कमी है, तो मां की मौत हो सकती है। डिलीवरी के अंदर मां की मौत हो सकती है। तो इसके लिए डॉक्टर से बार बार उसको क्या करना चाहिए, चेक कराना चाहिए, यानी यूएसजी कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट है विच हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस, यानी मनुष्य के टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो वो कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकलता है और ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्पर्म्स। क्या बनाता है, ये स्पर्म्स बनाता है।
जिससे जब ये माता के पेट में जाता है, यानी जब यूटरस में जाता है और वहां जाकर ये दोनों, एक फैलोपियन ट्यूब होती है माता का अंडाशय से निकला हुआ, और उसके बाद में आदमी के से जो निकला हुआ स्पर्म से दोनों कांटेक्ट करते हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में बच्चा इम्प्लेस हो जाता है, मदर के पेट में इम्प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ ईयर आर। तो कान की बोन्स कौन कौन सी होती है, कान के अंदर हड्डी कौन कौन सी होती है? पहले क्या है, मैलस, 3 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेपीज। आदमी के कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। यानी टोटल 3 हड्डियां होती है, मैलस, इनकस और स्टेपीज। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कहां पर होती है? जांग में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लोकेशन, हाइट ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। हाइट ब्रेन कौन सी होती है? ये आप देख रहे हैं गले में इस तरह से जो निकला हुआ है, इसको कहते हैं हाइट ब्रेन। हाइट बोन्स, ये इसका काम क्या होता है? इसके जीभ के पीछे वाले पोर्शन से क्या होती है? टच होती है, उसको क्या करती है? पकड़ के रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप मेडिसिन यूज्ड इन एनेस्थीसिया। यानी किसी पेशेंट का यदि ऑपरेशन करना है तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में क्या होता है? एनेस्थीसिया के इंजेक्शन में हर कंपनी वेरियस टाइप के कंटेंट डालती है। मेनली इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीड्यूरल सेडेशन। तो इसके अंदर मैं बता रहा हूं कि विभिन्न प्रकार की कंपनियां अब अपना अपना जो बनाती है इंजेक्शन, तो उसमें तकरीबन 20-21 टाइप के कंटेंट होते हैं जिनको डाला जाता है। अलग अलग अपने कंटेंट से इंजेक्शन बनाते हैं। तो मेनली जो होता है वो क्या है? प्रोपोफोल, लिडोकेन, डिप्रीवेन इत्यादि। तो इतना ही नहीं है कि बता रहा था मैं आपको, 20 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल क्या है? न्यूरॉन सेल इज द नर्वस सेल। ये न्यूरॉन सेल क्या है? एक नर्वस सेल है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप ऑफ कॉइल। कॉइल के यानी कोयला के कितने प्रकार होते हैं? कोयला कितने प्रकार का होता है? सॉरी, कोयला सबसे पहले एंथ्राटिस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला ये सबसे बड़ा अच्छा कोयला है। इसमें जलन से तकरीबन 80 से 85% तक इसमें शुद्धता होती है। उसके बाद होता है लिग्नाइट, उसके बाद में बिट्यूमिनियस और सब बिट्यूमिनियस। 4 तरह के कोयले होते हैं। सबसे मेन कोयला कौन सा होता है? जो कि एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कंट्रीज इन नेटो। नेटो का मतलब क्या होता है? जैसा आप देख रहे हैं अभी फिलहाल में लड़ाई चल रही है नेटो देशों की और रशिया की। नेटो देशों में, नेटो एक संघ है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 1949 में 10 कंट्री थी। नंबर ऑफ कंट्री कितनी थी 1949 में? 10 देश थे। कंट्री थी। इसके अलावा इसमें 12 क्या है उसके फाउंडर्स हैं, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट।
ये 12 फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10 डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट। एक आंख की बीमारी है ग्लूकोमा, और कैटरेक्ट आंख की बीमारी है। कैटरेक्ट को बोलते हैं हम मोतियाबिंद। ये लेंस के खराब होने, आंख के लेंस क्या होता है, भद्दा हो जाता है, जिसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है। और इसका इलाज मोतियाबिंद पकने के बाद, जब काला मोतियाबिंद ना हो जाए उससे पहले ही इसका इलाज करवा देना चाहिए। इसमें लेंस को चेंज किया जाता है, इसमें लेंस, आंख में लेंस डाला जाता है। और ग्लूकोमा ये एक ऐसी बीमारी है कि इसके होने से क्या होता है, जो अंदर रेटिना से जो नर्वस सिस्टम जा रहा है, ऑप्टिकल नर्व्स जा रही हैं, वो ऑप्टिकल नर्व्स कहां जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है, उनके अंदर सिकुड़न आ जाती है। यदि उनको जल्दी ध्यान न रखा जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज, पहले हम क्या एनर्जी लेते हैं, किससे? सूर्य से, यानी सोलर सिस्टम है। यानी पहला क्या है, सोलर सिस्टम किससे लेते हैं हम? सन से लेते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर पवन चक्की लगी होती है, इस तरह की लंबा एक रॉड होगा, उसके ऊपर इस तरह से पवन चक्की लगी होगी और वो घूमेंगी। घूमने के बाद में इसका रोटेशन को नीचे ले आते हैं और यहां से बिजली को ट्रैक किया जाता है। तो क्या कहते हैं? बाई विंड, यानी हवा से, एयर से भी एनर्जी ली जाती है। नंबर 3 पे क्या है? थर्मल। थर्मल एनर्जी हम कैसे लेते हैं? एक जो बड़े बड़े वो हैं, जैसे एनटीपीसी है, इस तरह से क्या करते हैं, हम कोयला जलाते हैं, यानी दहन करते हैं, दहन से एनर्जी ली जाती है इसके अंदर, यानी हीट से एनर्जी ली जाती है। नंबर 4 पर क्या है? हाइडल। हाइडल पावर, यानी पानी से हम बिजली को लेते हैं। इसके अंदर टरबाइन होता है, टरबाइन के अंदर पानी कैसे बौछार मारते हैं कि टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है और अंदर से वो उसका जनरेटर घूमना शुरू हो जाएगा, यानी डायनामो घूमेगा और लाइट आएगी। वो क्या करेगा? लाइट को प्रोड्यूस करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद बायोमास। ये प्लांटों से लेते हैं हम, इसको प्लांटों से हम लेते हैं। और इसके बाद गोबर गैस है, जो छोटी एनर्जी के लिए गोबर गैस से भी लेते हैं। जो घर के अंदर गोबर गैस होती है उसे लिया जाता है। डंग गैस। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच मटेरियल इज यूज टू मेक निडल। जो सुई बनती है वो किस मेटल से बनती है? सुई के बनाने वाला मेटल क्या है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की बन सकती है, और स्टेनलेस स्टील की निडल बन सकती है। और दूसरा होता है नियोबियम। नियोबियम की निडल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ थर्टीन में मैं यदि लिखना चाहूं, दी टोटल करंट
टोटल करंट एंटरिंग the total current entering a junction or node equal to charge leaving the node as on charge is lost। यानी किसी यदि पॉइंट पर, ये पॉइंट पर या किसी नोड पर यदि हम वेरियस टाइप के हम चार्ज को भेजें, यानी कोई करंट भेजें इस पर, तो इसमें इस पॉइंट पर आने वाला करंट, इस पॉइंट पर एंटर होने वाला करंट इस पॉइंट से निकलने वाले करंट के बराबर होगा। यानी इस पॉइंट से जो करंट निकलेगा उसके क्या होगा, ये बराबर होगा। यह है किरचॉफ का पहला नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। दूसरा लॉ को हम अभी नहीं ले रहे, सिर्फ एक लॉ लेकर काफी है। तीसरा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? यानी कोई क्लोज सर्किट है, यहां पर आपका कोई ये फैन लगा हुआ है और यहां पर कोई बल्ब लगा हुआ है, और इसको हमने जोड़ दिया है किसी बैटरी से। तो इस सर्किट में जो बहने वाला करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, वो दो बात पर निर्भर करता है। पहला वोल्टेज, और दूसरा रेजिस्टेंस। यानी ये बहने वाला करंट वोल्टेज के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वोल्टेज को हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट, और यहां पर ये I इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, 1/R। यानी रेजिस्टेंस के उल्टा अनुपात होता है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है। पहला जो गति का नियम है, यानी मोशंस ऑफ लॉ, क्या है पहला वाला? यदि कोई चीज, सपोज ये आप मैं देख रहे पेन है, यदि स्टैटिक पोजीशन में है, ये इस पोजीशन में रखा हुआ है तो इसी पोजीशन में रहेगा। दूसरा, यदि कोई चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उससे बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ये स्टैटिक पोजीशन में, यदि मैं इसको फोर्स लगाऊं तो आगे को मूव कर जाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्टैटिक पोजीशन में है तो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूविंग पोजीशन में है तो मूविंग पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। यदि आप गाड़ी चला रहे तो गाड़ी चलती रहेगी जब तक कि आप ब्रेक ना दबाएं। यदि गाड़ी खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी जब तक आप उसको स्टार्ट ना करें, यानी इसको फोर्स ना दें। तो ये कौन सा नियम था? न्यूटन्स का पहला नियम। फर्स्ट नियम हो गया न्यूटन्स का। लॉ ऑफ मोशन। ये क्या हो गया? फर्स्ट नियम हो गया। दूसरा होता है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा वाला नियम होता है इसका लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स
एंड एक्सेलरेशन। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है, इसको यदि आप फोर्स लगाते हैं, इस पर बल लगाते हैं, तो क्या होगा, जहां हमने बल लगाया है, जब इस पर फोर्स लगाया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा और उस डायरेक्शन जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने इस पर फोर्स लगाया हुआ है। यदि मैं इसकी डायरेक्शन ये कर दूं तो यहां से पीछे से फोर्स लगाऊं तो उसी डायरेक्शन जाएगा। उसके बाद ये फोर्स किस रेशो में होगी, यानी किसके अनुपात में होगी, यानी किसके प्रोपोर्शनल होगी। ये जो मूव कर रहा है, जो इसका गति है, जो मूव कर रहा है, इसका जो मूवमेंट है, वो फोर्स के समानुपाती होगा, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना हमने फोर्स लगाया उसी अनुपात में रहेगा। ये था सेकंड नियम। थर्ड नियम है इसका एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। यानी हर क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपको सामने से क्या होगा, फोर्स लगेगा, आपकी जो स्पीड है उसको कम करेगा, यानी क्या होती है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जाइगोट इज द डैश एग। जाइगोट क्या है, माता के पेट के अंदर जो ओवरी से अंडा निकला हुआ है वो किससे संपर्क करेगा, जो सीमन आया हुआ, जो मानव का मां के पेट में जो स्पर्म्स आया हुआ है उससे कांटेक्ट करता है और ये एग क्या करता है, फर्टिलाइज होता है। तो एग क्या है, ये जाइगोट क्या है, उसको कहते हैं हम जाइगोट। तो यानी जाइगोट इज द फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज्ड एग। एलपीजी गैस होती है जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, आपका खाना बनता है जिससे आपके दूध गर्म होता है, आपकी चाय बनती है, ये एलपीजी गैस होती है। तो ये किस चीज की बनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, यानी हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके अंदर, प्रोपेन, ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन। इसके अतिरिक्त इसको कंप्रेस करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी इसका 98% 99% ये गैस भरी जाती है। उसके बाद में इसको स्पीड देने के लिए कुछ हाइड्रोकार्बन डाल जाते हैं, जिससे कि गैस की जो स्पीड है जो निकलने की वो अपनी लिमिट पे आ जाए। नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। येलो रेवोल्यूशन से मतलब है ऑयल प्रोडक्शन। क्या है, ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन इज द येलो रेवोल्यूशन। और व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का पैदा करना, वो क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी सफेद क्रांति। और ये क्या है, पीली क्रांति क्या है, ऑयल का प्रोडक्शन करना, ऑयल को पैदा करना। व्हाट इज द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी एक मानव की किशोरावस्था की एज क्या होती है, और ये एज होती है किशोरावस्था की 13 साल से लेकर 18 साल, यानी 13 to 18 ईयर्स। एडल्ट होने की ये एज होती है, यानी किशोर होने की जो
बिल्कुल परिपक्व होने की, क्या ये किशोर होने की एज होती है कितनी, 13 से लेकर 18 साल। न्यूटन्स इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन्स यूनिट होती है किसकी, फोर्स की। क्वेश्चन नंबर 21, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी फॉर ह्यूमन, यानी एक फ्रिक्वेंसी है जिस तक हम सुन सकते हैं, उससे नीचे नहीं सुन सकते और उससे ऊपर के नहीं सुन सकते। आप जानते हैं, आप देखते हैं, आप चिमकादड़ होती है, चिमकादड़ बोलती है, लेकिन उसके बोलने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, हम सुन नहीं पाते। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, तो हम वो सुन नहीं पाते हैं। तो हमारी जो कानों की जो लिमिट है सुनने की, क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इस फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। इससे नीचे की फ्रिक्वेंसी या और इससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को हम सुन नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 22, फोर्थ प्लैनेट्स, चौथा प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से चौथा प्लैनेट्स कौन सा है। जैसे बीच में यहां पर सपोज सूर्य है, ये सन है, तो इसके साथ में यहां प्लैनेट्स घूमते हैं, तो ये चौथा प्लैनेट्स कौन सा है, और ये चौथा प्लैनेट्स होता है मार्स। कौन सा होता है, मार्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्लास्टाइड आर फाउंड इन, प्लास्टाइड कहां मिलता है, ये मिलता है प्लांट की सेल के अंदर, इन प्लांट सेल, पौधों की सेल के अंदर। पौधों की सेल के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यानी ओजोन लेयर हमें किस चीज से बचाती है। हमारा वायुमंडल में 5 लेयर होती हैं, इसमें एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल, जिसको बोलते हैं हम समताप मंडल। कौन सी होती है सेकंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो क्या कहते हैं, समताप मंडल। इस मंडल के अंदर, यानी इस लेयर के अंदर एक क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। और वो ओजोन लेयर का काम क्या है, सूर्य से जब किरण आती हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की किरणें आती हैं, उसमें आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज यदि जमीन पर सीधा हमारे ऊपर आए तो हमको क्या करेंगे, वो पेनिट्रेट कर देंगे, हमारे अंदर छेद कर देंगे, यानी आदमी को क्या हो जाएगा, मैक्सिमम को कैंसर का रोग हो जाएगा। तो वो ओजोन लेयर क्या करती है, इस समताप मंडल के अंदर जो जमीन से ऊपर पहला वाला जो बने हैं, इसके बाद में पहला वाला ये आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर के अंदर क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, और ये ओजोन लेयर क्या करती है, उन यूवी रेज को क्या करती है, रोक लेती है। 99% उन यूवी रेज को ऑब्जर्व कर लेती है, नीचे नहीं आने देती। तो इसमें क्या होता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कैसे, यूवी रेज, यूवी रेज से हमको बचाती है, जिससे मानव शरीर के अंदर, यानी जो एनिमल्स, जो मैमल्स हैं, जो नीचे वाले प्राणी हैं, सबकी क्या होती है, सुरक्षा होती है ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर क्या करेगी, यूवी रेज से हमको बचाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अर्थ रोटेट फ्रॉम डैश टू डैश, जमीन घूमती है, इतना जरूर है कि जमीन घूमती है, तो ऐसे क्या करता है, रिवॉल्व करती है और रोटेट भी करती है। तो जो रिवॉल्व करती है वो कैसे करती है,
यानी ये जमीन जो घूमती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे जो मैं कवर कर चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही क्वेश्चंस नर्सिंग असिस्टेंट जो अग्निवीर में आने वाले टेस्ट हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो ऐसे टेस्टों के, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुझे आशा है आप मेरे साथ चलते रहेंगे और आपको इसके अंदर आप नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।